गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है जीएम मस्टर्ड। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट के 2022 के डिसीजन पर, जिसमें कि एक कंडीशनल अप्रूवल दिया गया था जीएम मस्टर्ड क्रॉप्स के लिए। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती क्या हैं, पहले तो हम समझते हैं। ये वो क्रॉप्स होती हैं जिनके जिनके प्लांट्स का डीएनए जो है ऑल्टर किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स द्वारा, ताकि कुछ डिज़ायरेबल ट्रेट्स उनमें डाले जा सकें। अब वो डिज़ायरेबल ट्रेट्स कौन से होते हैं? जैसे कि उनको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना, डिसीज़ रेजिस्टेंट बनाना, इन्वायरमेंटल कंडीशंस वो अडेप्ट कर सकें जो अदरवाइज़ वो नहीं कर पाते, उनका न्यूट्रिशनल कंटेंट बढ़ाना, उनकी यील्ड को बढ़ाना, ये सब जो है जीएम या फिर जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू जो है हम अचीव करना चाहते होते हैं। तो ट्रेडिशनल क्रॉस ब्रीडिंग मेथड्स के अगेंस्ट अगर हम देखें, जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है वो डायरेक्ट मैनिपुलेशन करने की अलाउ करता है प्लांट के जेनेटिक मटेरियल को। बेनिफिट्स क्या हैं इसके? हायर यील्ड्स हो सकती हैं, रेजिस्टेंस टू पेस्ट हम डेवलप कर सकते हैं, कुछ हर्बिसाइड्स जो है उनको विदस्टैंड कर सकते हैं फिर ये क्रॉप्स, और हायर लेवल ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इनमें डाले जा सकते हैं। फिर इनमें जो है केमिकल इनपुट्स की जो है ज़रूरत कम किया जा सकता है, तो इन्वायरमेंट के भी बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन कंसर्न्स भी हैं। कंसर्न्स ये हैं कि कुछ जो है नॉन टारगेट स्पीशीज़ को ये क्या इम्पैक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में अभी हमें नहीं पता है। ठीक है। और क्या ये सेफ़ टू ईट भी हैं? अभी इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट, हमें हेल्थ इफ़ेक्ट्स नहीं पता है ह्यूमंस पे। फिर कंसर्न्स ये हैं कि अगर जेनेटिक मॉडिफिकेशन करनी होगी तो ऑफ कोर्स कॉरपोरेट इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी, तो उससे कॉरपोरेट कंट्रोल हो जाएगा फूड सप्लाई के ऊपर, है ना। तो कुछ एथिकल डिबेट्स भी हैं कि क्या जेनेटिक मटेरियल को जो है वो मैनिपुलेशन करना सही है, क्या ये नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं है। ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है इंडिया पे जेनेटिक मॉडिफिकेशन की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करती है, खासकर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट द्वारा, जो कि अथॉरिटी है रिव्यू, मॉनिटर और अप्रूव करने के लिए सभी जीएमओ रिलेटेड एक्टिविटीज़ को। तो उसके अलावा कुछ रेगुलेशंस जो हैं वो एफएसएसएआई भी जो है वो सेटअप करता है। ठीक है। अभी अगर हम देखें तो अकेली कॉटन ही इंडिया में एक जीएम क्रॉप है जो कि कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए इंडिया में अप्रूव्ड है। तो अगर हम जीएम मस्टर्ड के बारे में देखें, 2023 में जीईएसी ने ग्रीन लाइट दे दी थी कमर्शियल कल्टीवेशन करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड को। तो धारर मस्टर्ड हाइब्रिड जो है साइंटिस्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्रिएट की थी। तो इसका जो है इन्वायरमेंटल रिलीज़ के लिए जीईएसी ने अप्रूवल दे दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है वो एक पटिशन फाइल की गई थी कि जीएमओज जो है उनको तब तक रिलीज़ ना किया जाए जब तक उनकी कॉम्प्रिहेंसिव, ट्रांसपेरेंट और कोई रिगरस बायो सेफ्टी प्रोटोकॉल उनके बारे में नहीं आ जाता गवर्नमेंट द्वारा। तो डाइवर्जेंट ओपिनियंस आए हैं दोनों जजेस के, और इसलिए जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच पर जो है वो फर्दर एडजुडिकेशन के लिए मैटर को रेफ़र कर दिया गया है। और दोनों जजेस ने लेकिन एक बात पर एग्री किया है कि एक नेशनल पॉलिसी ज़रूर होना ज़रूरी है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इश्यूज ऑफ रेलवे सेफ्टी इन इंडिया। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन बजट में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ को एक रिकॉर्ड एलोकेशन मिली है 2.55 लाख करोड़ की, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 5.85% का जंप है। तो रेलवे सेफ्टी के लिए ही जो है ये ऑफ कोर्स ज़्यादा बजट बढ़ाया गया इस बार। तो 6 ईयर पीरियड में अगर हम देखें तो 449 एक्सीडेंट्स हुए हैं पिछले 6 साल में। मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स जो है वो डिरेलमेंट की वजह से होते हैं। ठीक है। तो जो मेजर फैक्टर्स रहते हैं डिरेलमेंट के लिए वो है मेंटेनेंस नहीं होती है ट्रैक्स की सही टाइम पर, डेविएशन हो जाती है कई बार ट्रैक पैरामीटर्स की परमिसिबल लिमिट से, और कई बार बैड ड्राइविंग या ओवर स्पीडिंग भी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो सीएजी ने इसीलिए कहा है कि टाइमली जो है वो मेंटेनेंस करते रहो। जो गाइडलाइन प्रिंसिपल्स हैं राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के, उसको भी जो है वो फॉलो करो। फिर एक फ्रेमवर्क बनाना बनाना ज़रूरी है हर आइटम का, सेफ्टी वर्क का। और जो अगर एक्सीडेंट होता है तो उस पर जो इंक्वायरी होती है उसको सही टाइम पर पूरा करो ताकि उससे लेसन्स लिए जा सके। तो अगर हम यूनियन बजट में देखें, जो है एक फ़ंड बनाया जाएगा जो कि सेफ्टी वर्क्स को इंश्योर करेगा, और उससे असेट्स एक्विजिशंस, कंस्ट्रक्शन, रिप्लेसमेंट भी की जाएगी। और एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ ये है कि आपने कभी रेलवे की टिकट देखी होगी, उस पर हमेशा ऐसा लिखा होता है कि फॉर
एक रुपये पर जो है वो रेलवे 54 पैसा कमा पाता है। तो ये 2014 के आसपास का ये आंकड़ा होता था कि हर 1 रुपया जो आप स्पेंड करते थे उसमें से रेलवे जो है वो सिर्फ 54 रुपीज़ ही जो है वो अर्न कर पाता था, बाकी तो जो है वो खर्चा ही होता था रेलवेज़ का। तो मतलब रेलवेज़ इतना लॉस में चलता था। बट अब क्या हो गया है कि 98.22% जो है वो रेलवेज़ का जो है वो रिकवर हो जाती है कॉस्ट, अगर आप 1 रुपया स्पेंड करते हो तो मतलब ऑलमोस्ट वन जो है वो 1 रुपी, अगर आप 100% जो है वो अपनी कॉस्ट रिकवरी जो है वो पैसेंजर्स के पैसे से ऑलमोस्ट रेलवे करने वाला है। तो कवच जो सिस्टम है, हमने कई बार पढ़ा है इसके बारे में, उसको इंस्टॉल करने के लिए जो है वो कहा जा रहा है रेलवे सेफ्टी के अंदर, और अप्रूवल भी जो है मिल चुका है कवच 4.0 के लिए, जो कि तो इसीलिए जो है सिस्टम की जो इंस्टॉलेशन है वो उसका पेस अब रैपिड कर दिया जाएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि 68,000 किलोमीटर से ऊपर का जो है टोटल रेलवे नेटवर्क है, उसमें से सिर्फ अभी तक 1400 या 1500 के आसपास रूट का ही जो है वो कवच उस पर डिप्लॉय हो पाया है। तो जो कि सिर्फ 2.14% है, तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है ऑफ कोर्स। और मैकेनिकल सिग्नलिंग से भी जो है वो हम स्विच कर रहे हैं ऑटोमेटिक सिग्नलिंग पर। तो आउट ऑफ 17 ऑपरेशनल रेलवे जोन जो कंट्री में हैं, उसमें से 8 जोन्स जो है वो फ्री हो चुके हैं मैकेनिकल सिग्नलिंग से। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर डिप्लॉयमेंट है रेलवेज़ की, उसको भी 77% इंक्रीज़ किया गया है पिछले 5 साल में। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एनपीएस वत्सल्य स्कीम। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि एक न्यू पेंशन स्कीम जो है वो लाई जाएगी नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर, जिसका नाम है एनपीएस वत्सल्य। तो ये स्कीम क्या है कि पेरेंट्स जो गार्डियंस हैं वो अपने चिल्ड्रन की फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स को सिक्योर कर सकें। इस स्कीम के अंडर वो एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपने माइनर चिल्ड्रन के लिए, उसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते हैं अपनी जो है, जब तक चाइल्ड 18 ईयर्स का नहीं होता। जब चाइल्ड एडल्टहुड रीच कर लेगा तो जो अक्यूमुलेटेड अमाउंट है उसको अपने वो बाद में स्टैंडर्ड एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, और उसको नॉन एनपीएस प्लान में भी जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से एग्जिस्टिंग एनपीएस की तरह ही जो है वो ऑपरेट करेगी स्कीम। तो एनपीएस क्या है? एक वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है जो कि रेगुलर पोस्ट इनकम देना चाहती है पोस्ट रिटायरमेंट जो भी उसके सब्सक्राइबर्स हैं। तो सिटीज़न ऑफ इंडिया जो है वो या तो रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट या ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया हो सकता है उसको स्कीम को सब्सक्राइब करने के लिए। और जो इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस आते हैं उसको मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन भी मिलता है आपको कि आप एग्जिट कर सकते हो रिटायरमेंट से पहले, या फिर आप सुपर एनिमेशन को भी आप ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कॉन्ट्रीब्यूशंस जो एनपीएस में होती हैं वो टैक्स डिडक्शंस के लिए भी एलिजिबल होती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टैक्स इंसिडेंस। टॉपिक इन गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने बोला है कि जीएसटी का जो टैक्स इंसिडेंस है कॉमन मैन पर, वो कम होता जा रहा है। टैक्स इंसिडेंस क्या है? ये एक ऐसी इकोनॉमिक टर्म है कि जो टैक्स का बर्डन होता है उसको जो है वो दर्शाती है। तो दो फॉर्म्स ऑफ टैक्स इंसिडेंस होता है, एक तो इनिशियल और एक फाइनल। तो आप जैसे कई बार आप देखते हो कि जब कॉरपोरेट इनकम टैक्स बढ़ा तो उससी जो इनिशियल इंसिडेंस है टैक्स का बर्डन का, वो कॉरपोरेट कंपनी पर आता है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि वो प्राइस बढ़ा देते हैं फिर प्रोडक्ट्स के। तो एक तरह से जो उसका इकोनॉमिक इंसिडेंस जो फाइनल इंसिडेंस है वो आप जैसे कंज्यूमर्स पर आता है। ठीक है, तो इनिशियल इंसिडेंस जो कॉरपोरेट टैक्स के बढ़ने का वो तो कंपनी पर पड़ा, लेकिन फिर वो प्राइस भी तो बढ़ा देते हैं ना प्रोडक्ट के। तो जो फाइनल इंसिडेंस है टैक्स का वो कंज्यूमर पर पड़ता है। ठीक है, तो जो ये डिफरेंस होता है इनिशियल इंसिडेंस और फाइनल इंसिडेंस का, इसको हम टैक्स शिफ्टिंग कहते हैं। तो कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जैसे इनइलास्टिक गुड्स जिनकी सप्लाई या डिमांड जो है वो ज़्यादा शिफ्ट नहीं होती है, जैसे सिगरेट्स, उसका टैक्स इंसिडेंस हमेशा कंज्यूमर पर ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि अगर प्राइस बढ़ जाएगा थोड़ा उसका, या उस पर टैक्स बढ़ जाएगा सिगरेट पे, या फिर उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग सिगरेट कंज्यूम करना या सिगरेट पीना छोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन बाकी के कुछ ऐसे इलास्टिक गुड्स होते हैं जिसका अगर आप टैक्स बढ़ा दोगे तो जो है प्रोड्यूसर हो या जो उसका कंज्यूमर है वो हो सकता है कि उसको कंज्यूम करना कम कर दे। ठीक है, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्किल लोन स्कीम। टॉपिक आपके इकोनॉमी और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने
मॉडल स्किल लोन स्कीम जो 2015 में लॉन्च की गई थी, उसमें जो है लोन्स की अमाउंट 7.5 लाख तक कर दी है, ठीक है। तो स्किल लोन स्कीम 2015 में लाई गई थी कि एक इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट दिया जा सके उन इंडिविजुअल्स को जो कि स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज कर रहे हैं। तो जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंडर आते हैं, उनसे अगर आप कोई भी कोर्सेज कर रहे हो तो आपको जो है वो उसमें आपके अगर आपकी एडमिशन हो जाती तो आप लोन ले सकते हो। तो कोई मिनिमम ड्यूरेशन नहीं है कोर्स की। पहले 5,000 से लेकर 1.5 लाख तक का लोन ले सकते थे, बट उसको बढ़ाकर अब 7.5 लाख कर दिया गया है, ठीक है। कोर्स फीस जो है एक्सपेंसेस के लिए कोई भी तरह के, उसके लिए आप लोन ले सकते हो। और इंटरेस्ट रेट भी जो है वो 1.5% से ज़्यादा नहीं हो सकता रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट से, आपके जो बैंक्स चार्ज करते हैं, ठीक है। स्कीम जो है वो उसमें आपको कोई कोलेटरल नहीं देना होता है, और बैंक्स जो है उनको तो कोई ना कोई गारंटी चाहिए होती है कि कहीं आप डिफ़ॉल्ट कर दोगे, तो बैंक्स जो है वो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी से आपके बिहाफ पर जो है वो गारंटी ले सकते हैं। और गारंटी कवर सिर्फ 75% तक का ही होगा लोन का, मतलब ये है कि 25% जो है वो बैंक को भी जो है वो रिस्क कवर देखना पड़ेगा अपना। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं INS ब्रह्मपुत्रा। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन नेवी का INS ब्रह्मपुत्रा वॉरशिप जो है वो ओवरटर्न हो गया था अभी रिसेंटली, और उसमें एक आग लग गई थी। तो INS ब्रह्मपुत्रा फर्स्ट ऑफ द इंडिजिनसली बिल्ट ब्रह्मपुत्रा क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, और इसने तलवार क्लास को रिप्लेस किया है। इसको बनाया किसने था? GRSC ने। कमीशन हुआ था इंडियन नेवी में अप्रैल 2000 में। और अगर हम देखें तो ये केपेबल है, इसकी स्पीड्स 27 नॉट से तक अचीव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं विष्णुपद टेम्पल। टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट स्पीच में अनाउंस किया है कि कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे विष्णुपद टेम्पल के लिए गया बिहार में, और महाबोधि टेम्पल में बोध गया बिहार में, ठीक है। तो विष्णुपद टेम्पल क्या है? स्टेट ऑफ बिहार में लोकेटेड है, लॉर्ड विष्णु को ही डेडिकेटेड है। क्वीन अहिल्याबाई होलकर जो अहमदनगर की थी, जिन्होंने आपका उज्जैन का टेम्पल भी बनाया, काशी विश्वनाथ भी बनाया उस समय पर, उन्होंने ही इसको भी बनाया है। और ये लोकेटेड है फाल्गु रिवर के बैंक्स पर। और आर्किटेक्चरली ये टेम्पल जो है वो 100 फीट टॉल है, और 44 इसमें पिलर्स हैं। महाबोधि टेम्पल क्या है? महाबोधि टेम्पल को भी डेवलप किया जाना है ना, तो टेम्पल जो है वो ईस्ट ऑफ महाबोधि ट्री पर ये लोकेटेड है। कहा जाता है कि वही ये जो है महाबोधि ट्री है जहाँ पर के जिसके पास जो है बुद्ध ने निर्वाण अटेन किया था। तो बौद्ध गया में लोकेटेड है ऑफ कोर्स। तो ये पहला टेम्पल था जो एम्परर अशोका ने 3rd सेंचुरी में बिल्ड किया था। वन ऑफ द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल्स है जो कि इंटायरली ब्रिक से बना है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये 2002 से, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 जो है वो ग्रीन मोबिलिटी को और बढ़ाएगी, और डेवलपमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को कंट्री में बढ़ाएगी, ठीक है। तो ये स्कीम है क्या? इसका 500 करोड़ का जो है टोटल आउटले है। इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ाने के लिए, उसके अडॉप्शन को बढ़ाने के लिए लाई गई है स्कीम, फास्टर अडॉप्शन के लिए E2 व्हीलर्स और E3 व्हीलर्स को, ठीक है। याद रखो 4 व्हीलर्स के लिए नहीं है, कमर्शियल जो आपके E2 व्हीलर्स या E3 व्हीलर्स होते हैं उनको बढ़ाने के लिए स्कीम लाई गई है। तो जो कमर्शियल पर्पज़ में यूज़ किए जाते हैं उनके लिए है ये स्कीम। और जो बेनिफिट्स होते हैं वो जो है थोड़े ज़्यादा मिलते हैं अगर आपकी जो व्हीकल में एडवांस बैटरीज़ हों। तो सब्सिडीज़ क्या होती हैं? आप तो पहली तो आपको सबसे पहले 5,000 पर किलोवाट आवर के हिसाब से जो है वो ईवी पर सब्सिडी मिल जाएगी अप फ्रंट, मतलब आपको जो कंज्यूमर है उसको वो पे ही नहीं करना, उसको डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा उतना। और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्लैरियन क्लिपर्टन जोन। टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है वो अप्लाई करेगा लाइसेंस लेने के लिए इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से, ताकि डीप सी मिनरल जो है पैसिफिक ओशन में क्लैरियन क्लिपर्टन जोन में खासकर उसको एक्सप्लोर किया जा सके। तो ये क्लैरियन क्लिपर्टन जोन है क्या? एक वास्ट प्लेन है नॉर्थ पैसिफिक ओशन में, हवाई और मैक्सिको के बीच में। कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं, जैसे कि मैंगनीज, निकल, कॉपर, कोबाल्ट, जो कि हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या सोलर पैनल्स में यूज़ आ सकते हैं। फर्स्ट इस जोन को ब्रिटिश सेलर्स ने 1873 में डिस्कवर किया था। तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी क्या है? इसको 1994 में
इस्टेब्लिश किया गया ताकि माइनिंग और रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हैं इंटरनेशनल सी बेड में जो बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन है उनको रेगुलेट किया जा सके। और यूएन क्लॉज के अंडर ही आती है ऑफ कोर्स ये अथॉरिटी। और ये लाइसेंस ग्रांट करती है, रेगुलेट करती है एक्टिविटीज़ को, एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज जो कि इंटरनेशनल सी बेड में किए जाते हैं। किंगस्टन जमाइका जो है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is GM mustard. This topic is important for your environment section. So Supreme Court has recently announced a split verdict on the validity of central government's decision to grant conditional approval for the environmental release of genetically modified mustard crops. So what is genetically modified crops? These are those plants whose DNA has been altered through genetic engineering techniques so as to introduce desirable traits. What are those desirable traits? Like if you want to make them resistant to pests, diseases, environmental conditions, if you want to improve their nutritional content or increase their yield. So, in that case, genetic modification is helpful. So, unlike traditional breeding methods, genetic modification allows for the direct manipulation of a plant's genetic material. Okay, so, what are the benefits of GM crops? They can produce higher yields, contributing to food security. These crops can also be engineered to make them resistant to specific pests. They can also be designed to withstand certain herbicides. Crops can also be modified to contain higher levels of essential nutrients. Okay, they can also be modified to reduce the need for chemical inputs, thereby benefiting the environmental impact on agriculture. But there are certain concerns also because there is a debate about the potential for these crops or GM crops to affect non-target species, and we do not know what kind of impact will it have on other species and how it will lead to the impact on the biodiversity. Also, research is indicating that GM foods are safe to eat, but of course we still do not know about the long-term health effects of these crops. There are concerns that it would lead to corporate control over the food supply. Okay, and it will have an economic impact on small scale farmers. There are also ethical debates surrounding the manipulation of genetic materials, so because we would be directly playing with the nature. Okay, in case of India, Ministry of Environment is the authority which oversees all the activities, operations, and products associated with genetically modified organisms, especially under the Environmental Protection Act of 1986. So for that, GEAC, that is Genetic Engineering Appraisal Committee, has been uh, given the authority to review, monitor, and approve all GMO related activities in India. Additionally, GM crops must also comply with the regulations which have been set by the Food Safety and Standards Authority of India. And currently in India, only the cotton is the crop, the GM crop, which is approved for commercial cultivation. Okay. So if we look at GM mustard, then in 2023, GEAC had given the green light for the commercial cultivation of genetically modified mustard, that is the Dhara mustard hybrid, which has been developed by the Delhi University scientists. So Supreme Court has delivered the split verdict. Both judges have uh, not been able to come to a common ground with respect to the validity of the decision of central government. So that's why the bench has referred the matter to CJI for further adjudication. And both justices have, of course, agreed that there should be a national policy on genetically modified organisms or crops. So the next topic is issues of railway safety in India. This topic is important for your governance section. So according to Union Budget, the Ministry of Railways has received a record allocation of 2.55 lakh crore in financial year 2024-25, which is a jump of 5.85% from the previous year's allocation. Because this allocation has been made because we have to focus on railway safety. So in the last 6 years, 449 train accidents were reported. Most of them were attributed to derailments. Okay, and why this derailment happens? Because of maintenance of tracks are deferred, a deviation of track parameters beyond permissible limits happen, and there are also cases when we have seen bad driving or overspeeding. Okay, so
CAG has recommended that there should be timely implementation of maintenance activities, and railway administration must also follow the guiding principles for the deployment of Rashtriya Rail Sanraksha Kosh, and the railways must prepare the framework for each item of safety work. And in case of any accident, the inquiries must be conducted on time so as to incorporate the lessons from it. Okay, so railways during this budget will create a fund which will be spent on ensuring safety works. Apart from that, creation of assets, acquisitions, construction, and replacement will also be done through this extra funds. And the good news is that we have finally been able to uh, pull railways out of the heavy losses. And earlier, you were even today, when you buy a railway ticket, you must have seen that there is a line written on the railway ticket that for every 1 rupee that you pay to railway it covers only 54% of the cost of railways, which means that uh, railways is perpetually on for 44% plus losses. But now railways is realizing 98.22% of the of for every 100 rupees spent. That is almost 1 or 2% loss is there. Slowly it would uh, also become profitable. So anyways, for the uh, safety purpose, Kavach system is being envisaged, which consists of multiple components like hardware, software, optical fiber, and approvals have been made for Kavach 4.0. That's why the pace of installation of this system will be made rapid now. Kavach system has only been deployed on 1400 plus kilometer route of South Central Railway, which is just 2.14% of the total railway network of 68,000 kilometer plus. Okay, so the out of the 17 operational railway zones in India, 8 zones have become uh, free from mechanical signaling. So CAPEX deployment, that is the capital expenditure deployment on railways, has increased by 77% of the over the last 5 years, which means that government is seriously investing in railways in respect of not just safety but also giving a good experience to the customers. So the next topic is NPS Vatsalya scheme. This topic is important for your economy section. So finance minister has recently made the announcement of a new pension scheme under the national pension scheme, which will be called an NPS Vatsalya. So this will be designed to help parents and guardians so that they can plan for their children's future financial needs. So, under the scheme, parents or guardians can open an account for their minor children and make contributions towards their retirement savings. So, these funds will accumulate until the child turns 18. Once the child reaches adulthood, the accumulated amount will be transferred to the standard NPS account, and this plan could also seamlessly be converted into a non NPS plan. Okay, the scheme will operate similar to the existing NPS. So, what is NPS? It is a voluntary retirement benefit scheme which facilitates regular income post retirement for all subscribers. It is open to citizens of India, either a resident or non resident, or even an overseas citizen of India. It helps individuals to build retirement corpus, and contributions to this scheme are invested in market linked securities like stocks and bonds. People or the subscribers also have the option to exit this plan before retirement and opt for superannuation. Contributions are also eligible for tax deductions. So the next topic is tax incidence. This topic is important for your economy section and also your governance section. So Union government has recently said that GST has decreased the tax incidence on the common man. So what is tax incidence? It is basically the term for understanding the division of a tax burden between different people. Okay, so there are two forms of tax incidence. First is the initial incidence, and the second one is the final incidence. So consider the fact that if the government tomorrow decides that we are going to increase corporate tax, what would happen is that the initial incidence of tax or the initial burden of the tax would be on the companies because they have to pay higher tax. But the final incidence or the final burden would fall on you, the consumer, because those companies would then increase the prices for the products also. Okay.
So this difference between the initial incidence and the final incidence is what we call tax shifting. Okay, so the next topic is skill loan scheme. This topic is important for your economy section and also your governance section. So Union Finance Minister has recently announced a revision to the model skill loan scheme, which will now facilitate loans up to 7.5 lakh backed by a guarantee from a government promoted fund. So what is this skill loan scheme? So it was introduced in July 2015 to offer institutional credit to individuals who are pursuing skill development courses. And these courses are conducted by training institutes following the National Skill Qualification Framework. So any Indian national who has secured admission in a course run by an ITI, Polytechnic, uh, NSDC sector skill councils, even state skill councils, they can avail a loan for the purpose. Okay, there is no minimum duration for this course. Earlier, the quantum of finance was just 5,000 to 1,50,000, but now the loan can be 7.5 lakh rupees. Okay, up to 7.5 lakh rupees. So the course, it can include course fees, expenses, or anything. So the for the banks who are giving this loan, the interest rate should not be more than 1.5% per annum over and above the repo linked lending rate. The scheme does not allow for any collateral to be charged from the beneficiary. In case the bank wants some guarantee, then they can apply to NCGTC, that is National Credit Guarantee Trust Company, for a credit guarantee against defaults, but this guarantee cover will be only 75% of the outstanding loan. The 25% of the risk will have to be shared by the bank only. So the next topic is INS Brahmaputra. This topic is important for your security section. So Indian Navy's INS Brahmaputra warship overturned under mysterious circumstances recently. So this is the first of the indigenously built Brahmaputra class guided missile frigates. It replaced the Talwar class, and it is built by in fact GRSC. It was commissioned into the Indian Navy in April 2000, and it has a speed of more than 27 knots. So the next topic is Vishnupad Temple. This topic is important for your art and culture section. So recently, Finance Minister has announced during her budget speech that corridor projects will be built for Vishnupad Temple at Gaya and Mahabodhi Temple at Bodh Gaya in Bihar. Vishnupad Temple is in the state of Bihar, and it is dedicated to Lord Vishnu. Like other famous temples, Queen Ahilyabai Holkar of Ahmednagar built this temple in 1787. It is located on the banks of Falgu River, and architecturally this temple is about 100 feet tall and it has 44 pillars. Similarly, Mahabodhi temple stands east to the Mahabodhi tree, under which Gautam Buddha is believed to have attained nirvana. It is located in Bodh Gaya on the banks of Niranjana river, and Mahabodhi temple complex is the first temple built by Emperor Ashoka in 3rd century, and it is one of the earliest Buddha temples built entirely in brick, and it was recognized as the UNESCO World Heritage Site in 2002. So the next topic is electric mobility promotion scheme. This topic is important for your economy and your environment section. So central government has said that electric mobility promotion scheme 2024 will provide further impetus to the green mobility and development of electric vehicle manufacturing ecosystem in our country. So this scheme is aimed to accelerate the adoption of electric vehicles in the country, and it has a total outlay of 500 crore rupees. So this is basically meant for the electric two-wheelers and three-wheelers which are meant for commercial purposes or which are being used for commercial purposes. The benefits of these or the incentives will be more if the vehicles are fitted with advanced batteries. So what kind of benefits are given? An upfront reduced purchase price is given for the consumers, and this is paid directly by the government of India to the original equipment manufacturer, and Ministry of Heavy Industries is implementing this scheme. Okay. So the next topic is Clarion Clipperton Zone. This topic is important for your environment section. So India will apply for licenses from the International Seabed Authority to explore for deep sea minerals in the Pacific Ocean, especially on the Clarion Clipperton Zone, which is a vast plain in the North Pacific Ocean between Hawaii and Mexico, and it is known for holding large volumes of polymetallic nodules like
manganese, nickel, copper, and cobalt, which are those minerals which can be used in electric vehicles and solar panels. So these were this Clarion Clipperton zone was first discovered by British sailors in 1873. What is International Seabed Authority? It was established in 1994 to regulate mining and related activities in the international seabed beyond national jurisdiction. It falls under the UN clause, and it is responsible for granting licenses and regulating activities related to the exploration and exploitation of mineral resources in the international seabed. And its headquarters is located in Kingston, that is in Jamaica. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.